आज के शो में। कोरोना वायरस केसेस की एक दिन में मुस्बत शरह 7%, 58 अमवात। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली, सख्त फैसले नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर रही है। नंबर्स बढ़ रहे हैं और नंबर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इन्फेक्शन रेट जो आपका 7% में पहुँच चुका है। हर सूबे के अंदर सूरत हाल अबतर है। पंजाब में सब में ज़्यादा इस वक्त इन्फेक्शन रेट हो चुका है। कौन से सख्त फैसले जो हुकूमत को करने चाहिए? जो हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की ज़रूरत है और ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि सरकारी सतह के ऊपर जो रियासत की सब में, जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान ऑनरेबल हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई। इसी तरह से इस तरह के मैसेजेस जाने की बड़ी ज़रूरत है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपोजिशन मेंबर्स हैं, वो मास्क पहने हुए नजर आए, जो हमें नज़र नहीं आ रहे मास्क पहने हुए। हमने देखा है कि बहुत से हम गैदरिंग्स देख रहे हैं जो जहाँ पे मिनिस्टर्स भी होते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, और जब ये मैसेज जो कम्युनिकेशन मैसेज है ये आपकी हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल से आगे कन्वे नहीं होता जब तक शायद ये आम लोगों तक भी मैसेज ना पहुंच सके। लेकिन इसके अलावा जब हम कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की ज़रूरत है, वो कौन से मेजर्स होने चाहिए, वो सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे। और वैक्सीनेशन के हवाले से जो हमारी इत्तलात हैं वो इत्तलात ये हैं कि इस हफ्ते बहुत मुस्बत खबरें वैक्सीनेशन के हवाले से हैं। एक तो ये कि साइनोफार्म की वैक्सीन है जो कहा जा रहा है इस हफ्ते पाकिस्तान को मिलनी है, जो तकरीबन 500,000 यानी 5 लाख डोजेज हैं। दूसरी 60,000 डोजेज और हैं जो कि चाइनीज वैक्सीन कंसिनो बायो की हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हमने ऑर्डर कर दिए परचेज करने के लिए, वो भी हमें इस वक्त आने की तरफ। और इसी तरह से हमने ये भी सुना है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ये पाकिस्तान आने की इस वक्त जो है ये भी इस वक्त आ रही है पाकिस्तान, और ये भी कहा जाता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या फिर जो इस वक्त मार्च के महीने के अंदर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोवैक्स के थ्रू हमें मिल सकती है। तो ये इस वक्त वैक्सीनेशन के हवाले से मुस्बत खबरें, लेकिन नंबर्स जिस तरह मैंने कहा काफ़ी डिप्रेसिंग है। नंबर्स में मुसलसल इजाफा है और कोरोना के जो मजमूई तादाद है मुतासरीन की तमाम शहरों में जो फैल रहा है तकरीबन 6,09,000 से ज़ायद हो चुकी है। और कोरोना वायरस से अब तक तकरीबन 13,595 हलाकतें हो चुकी हैं। गुजरात, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में शादी हॉल, सिनेमा, तालीमी इदारे 2 हफ्तों से बंद होंगे 2 हफ्तों के लिए। ये इससे पहले फैसला हुआ था। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना वैक्सीन की जो इस वक्त इजाज़त दे दी है, लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन को यह कहा गया है कि वैक्सीन का मेयार और कीमत कंट्रोल में रखने की हिदायत भी की गई है। और मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला भी किया गया। हमने ये देखा है कि सुबह सिंध में जो अहम फैसला कल हुआ है, जिस तरह हमने कहा कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे, हमने देखा है सीरियस पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। हमने देखा है मास्क पहनते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला सुबह सिंध में हुआ है। कुछ अहम इकदाम जिनका ऐलान हुआ उसमें कहा गया जी कि उसके बावजूद कोरोना से बचाव के लिए जो हुकूमती एसओपी है उसकी खिलाफ वर्जी हमने देखा कि मुसलसल जारी है। मास्क लाजी पहनने की हिदायत के बावजूद अमल दरामद होता हुआ ना बाजारों में नजर आ रहा है, ना आपको कहीं और किसी और ऑफिस में नजर आता है ज्यादातर। और सिंध में जो इस आलमी वबा कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव से बचाव के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज हुआ। महकमा दाखिला सिंध ने कल फैसला किया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक नई पाबंदियों का इतलाक होगा। तमाम कारोबारी मराकज 10 बजे बंद करने होंगे और दफातर में 50% स्टाफ को यानी वर्क फॉर होम स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई किया जाएगा और तफरी पार्क्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने की जो इजाज़त है वो नहीं होगी। इंडोर डाइनिंग बंद होगी। होम डिलीवरी और खाना बाहर ले जाकर खाने की जो घर से इस वक्त घर ले जाने की डिलीवरी की सहूलत होगी। और कोरोना केसेस बढ़ने पर डिप्टी कमिश्नर्स किसी भी मखसूस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, मिल्क शॉप्स और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। ये हमने देखा था कल फैसला हुआ था। आज काबीना के अंदर भी हमने देखा कि इस बारे में बात हुई और काबीना के अंदर भी तशवीश का इजहार किया गया था। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। इस वक्त फवाद चौधरी साहब का जो शॉट है इस पर जब तक हमारे पास आता है हम तैयार करते हैं, जो तैयार होता है हम आपको सुनाते हैं कि क्या काबीना के इजलास में कहा गया था, क्योंकि तशवीश का इजहार तो किया गया है रियासती सतह के ऊपर। हमने कहा कि ये मैसेजेस जो हैं इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कन्वे किए जा रहे हैं और जो करने चाहिए। और जफर मिर्जा साहब जो साबिक मामले खुसूसी हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट, उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ा जरूरी है जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं यानी जो आपकी वफाकी हुकूमतें हैं, जो वज़रा हैं, उनकी तरफ से मास्क
हमें नजर आए कि वो पहने हुए हैं, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो हैं वो नजर आए डिलीवर होते हुए। कोरोना की वैक्सीन के हवाले से जो खरीदारी है, इस हवाले से मैंने शुरू में बताया कि साइनोफार्म वैक्सीन के हुसूल के लिए जो एक अहम इकदाम सामने आया है, ये वैक्सीन वो थी जो चाइना से डोजेस मिले थे। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली गई है और 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ये कहा जा रहा है कि ये इस वक्त आज पहुंचने के जराए से कहा जा रहा है कि पहुंचेगी और पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन का मुआहदा जो है वो तय पा गया है। कंपनी पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मरहलावार फराहम करेगी और साइनोफार्म वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाजतनामा NIH के पास है। मुल्क में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों को साइनोफार्म वैक्सीन दी जा रही है और पाकिस्तान में इससे पहले मौजूद वैक्सीन भी चीन से बतौर तोहफा मिली थी और पाकिस्तान ने $150 मिलियन की रकम कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुख्तस कर रखी है। अब सवाल यह भी है, आज प्रोग्राम में उठाएंगे कि ये $150 मिलियन बड़ी अमाउंट होती है, $150 मिलियन। इसमें से कितनी असल में अमाउंट आगे हुई है सैंक्शन और किस तरह खरीदारी हुई है, इस पर सवाल उठाएंगे। फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट जो उन्होंने कहा है, लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा है। ये तीसरी लहर है जिसका हमें सामना है और पहले दो जो यहाँ पर लहर आई थी उसका हमने बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया और अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना में जितना नुकसान बाकी दुनिया को हुआ है, पाकिस्तान में उस नुकसान का अशर अशीर भी हमें उससे भुगतना नहीं पड़ा। हमारी मईशत भी जो है वो मुस्तहकम रही और हमारा जो जानी नुकसान है वो भी बहुत कम रहा और उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमने बड़ी जल्दी इक़दामात शुरू कर दिए थे। हम ये समझते हैं कि अगर इस लहर को भी हमने उसका सामना करना है तो जो पहले दो जब ये लहर आई थी तो हमने जो पॉलिसी बनाई वो बड़ी कामयाब रही, उसी के ऊपर हम अमल दरामद करते हुए इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला काबू पा लेंगे। हमने ये भी सुना है कि इस वक्त सूबों को कहा गया है कि तकरीबन जो मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो जुमरात तक जो है इस वक्त उनको मजीद फाल या फिर मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है बना दिए जाएं, बिलखुसूस 15 शहरों के अंदर, क्योंकि इस सिलसिले में जो जिस तरह मैंने कहा कि वैक्सीन आने की उम्मीदें हैं इस हफ्ते में, इस माह के अंदर। और इंटरनेशनल सतह की वजह से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे सूरत हाल बेहतर रही है। आपको बताते हैं कि आलमी सतह के ऊपर कोरोना वायरस से तकरीबन जो मुसद्दका मुतासरीन है उनकी तादाद 12 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है और इस आलमी वबा से तकरीबन 26 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, इस वैक्सीन के बारे में ये इत्तलात हैं कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल कर दिया। आज हम ये सवाल भी उठाएंगे प्रोग्राम में कि क्यों ये मुअत्तल हुई हैं, इसकी वजह क्या है। और यूरोप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करने वालों में बताया गया कि ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत जो इस वक्त आ रही थी और ब्राज़ील में मजीद कोरोना वायरस से 1275 अमवात, अमरीका में 785 अमवात, रूस में 400, इटली में 354 और फ्रांस में 343 अमवात जो है इस वक्त सामने आई। तो एक बार फिर से जो तीसरी वेव है वो नाज़रीन इस वक्त आ चुकी है और ये पाकिस्तान में भी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। आगे चल के आपको ये बताएंगे कि जो डॉक्टर्स ICUs में हैं इस वक्त, बिलखुसूस पंजाब में, इस्लामाबाद में, वो क्या कहते हैं, वो क्या सूरत हाल है, वहाँ पर डॉक्टर्स क्या बताते हैं, बेड्स की क्या सूरत हाल है, इस पर भी आपको आज हम अपडेट करेंगे। अमेरिका में भी हमने देखा है कि कोविड-19 के तकरीबन कुल 3 करोड़ से ज़ायद मुतासरीन है और तकरीबन 5,35,000 अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी कांग्रेस के अब तक तकरीबन बताया जाता है कि 25% अरकान ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाने से इज्तनाब किया है और ये वैक्सीन लगवाने वाले से जो इज्तनाब करने वाले सफ़ेद फार्म रिपब्लिकन अराकीन की तादाद है जो बताई जाती है ज़्यादा है। कांग्रेस के अराकीन के लिए खास तौर पर वैक्सीन का इंतजाम किया गया, ये भी बताया जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन से लेकर मौजूदा सूरत हाल तक और इकदाम के ऊपर, क्योंकि बार बार हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत क्या अफोर्ड कर सकती है सख्त फैसले, ये सवाल भी उठाएंगे। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहज़न सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब मौजूद होंगे, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद होंगी, डॉक्टर कैसर वही जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है साबिक, वो भी साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात कोरोना की वैक्सीन के हवाले से और तीसरी लहर की सूरत हाल के हवाले से जो कि इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है सूरत हाल। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब इस्लामाबाद से साथ मौजूद हैं, एक ICU स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इस वक्त माहिर हैं और कई सैकड़ों मरीज़ आ चुके हैं जिनको शिफायाब इनके हॉस्पिटल में हो चुके हैं। पल्मोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हमारे साथ डॉक्टर कैसर वही साहब, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के इस वक्त साबिक चेयरमैन हैं, डॉक्टर शाहज़न सिद्दीकी साहब माहिर माशी उमूर भी साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाज़ली मंजूर साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त है तीसरी वेव में दूसरी और फर्स्ट वेव के मुकाबले में? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रोग्राम में बुलाने का। तीसरी वेव जो है वो मुख्तलिफ इस तरह से कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं
इसकी ट्रांसमिबिलिटी जो है, जो ये लोगों को मुतासर कर रही है, वो तेज है। एक किस्म का ये सुपर स्प्रेडर है, मतलब अगर घर के एक फर्द को है तो अब हम देख रहे हैं कि सारे खानदान को, सारे जो घर में अफराद रहते हैं उनमें ये फैला हुआ है। तो उस लिहाज से नंबर ऑफ केसेस उस तरह से बढ़े हुए हैं। बाकी जो उसकी शिद्दत है, वो जो बीमार होते हैं, जो हमारे पास आईसीयू में आते हैं, वो उसी तरह टाइम ले रहे हैं जो सेकेंड वेव की तरह है। उनमें टाइम ज्यादा लग रहा है उनको ठीक होने में। और जाहिर बात है इसकी जो दवाई और इलाज तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन जब ये फेफड़ों को मुतासर करती है तो फिर उनकी रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और अब जो ये सूरत हाल इसमें देख रहे हैं कि और चेंजेस ये हैं कि उस तरह से अब ये बीमारी अटैक नहीं कर रही कि नज़ला जुकाम हो, आप कुछ टाइम दे दिया, डॉक्टर के पास चले गए। अब जो मरीज आता है वो ज्यादातर खांसी करते हुए, सांस फूलते हुए, और ज्यादा जो अटैक है वो टिपिकल नमोनिया के साथ आता है। एकदम से नमोनिया होता है, वो फौरन जो है वो लंग्स में जो है स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। बाकी ये है कि आईसीयू हमारे भरे में और रश बहुत है, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है मरीजों का। तो अब बेड्स भी अस्पताल में नहीं है और पेशेंट जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल अभी जो है वो काफी ज्यादा जो है तशवीशनाक है। ये इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो सख्त फैसलों का वक्त है, या आप समझते हैं कि मजीद इंतजार करना चाहिए? बिलखुसूस पंजाब में तो 11% से तजावुज़ कर गया है, ये बता रहे हैं कि अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं इस्लामाबाद में। शाहिद सिद्दीकी साहब, देखिए ये बात तो सही है कि इस वक्त सख्त फैसलों का वक्त है, मगर लॉकडाउन का ये वक्त नहीं है। पहला काम तो ये करना है कि जो आपने खुद जिक्र किया कि जो SOPs हैं उन पर अगर मेंबरान पार्लियामेंट फॉलो नहीं करते, आपने मास्क की बात की, यहाँ तो लड़ाई झगड़े गले तक मिल रहे थे। तो अच्छा, वहाँ अगर पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं तो काबिल तकलीद मिसालें तो उन्होंने नहीं दी। मगर कराची के एक बड़े अस्पताल में मैं आज खुद गया था, तो वहाँ ये देखा कि कोई लोग जो तो 2 घंटे वेटिंग में थे बाहर, और उनके दरमियान 1 फुट का भी फासला नहीं था। और बाद में मैंने फ़ोन पर जब मालूमात की तो 2 घंटे 2.5 घंटे बैठना पड़ता है एक आदमी को वेटिंग में, तो वहाँ पर को 1 फुट आधा फुट का भी फासला नहीं था, कुर्सियाँ जुड़ी हुई थी। तो हॉस्पिटल में जहाँ ये कम से कम इलाज हो रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं, वहाँ उन्होंने इसको जो 6 फीट का डिस्टेंस की बात थी वो फॉलो नहीं की। क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये कि सिस्टम सारा डिसऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे मैंने एक खातून सैनिटर को देखा कि उनको ये कहा कि आप कल आएँ, वो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। हालांकि कल ये इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि कोई भी 65 साल से ज़्यादा का अगर है और वो आइडेंटिटी कार्ड लेके आ जाता है तो वैक्सीनेशन कर लेंगे। तो उनको उन्होंने कहा जी आप कल आए, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों है? ये बड़ा अहम बात है कि SOPs को फॉलो करें, मास्क को फॉलो करें। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो अभी नहीं हो सकता, मगर ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन को हमें मेरे ख्याल से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और आप वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएं, क्योंकि 10 दिन का मुझे बताया गया है, डॉक्टर साहिबान बताते हैं कि उसके बाद उसका कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होता है। तो आप तेज़ी से लोगों को लगाएं और स्मार्ट लॉकडाउन जहां ज़रूरत पड़ती है करें। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे कुछ ना कुछ यकीनन बेहतरी आ जाएगी। सही। और मैं आपसे शाज़ली मंजूर साहब पूछना चाहूँगा कि ये जो जी शाज़ली साहब ये मुझे बताइएगा, वैक्सीनेशन से आप ये थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए ये कारामद है? अभी जो वैक्सीनेशन हो रही है कितना, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो वैक्सीनेशन के हवाले से जहन में इस वक्त उनके कन्फ्यूजन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? शाज़ली मंजूर साहब जी, जो अभी साइनोफार्म वैक्सीन है उसके बारे में तो मेरे उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, राय लेते हैं, तो वैक्सीन तो लगानी है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। देखें अभी वैक्सीन हम लगाएंगे तो 3 से 4 हफ्ते इसको लगेंगे एंटीबॉडीज बनाने में, तो हम वल्नरेबल हैं कि हमें कुछ हो सकता है, दोबारा से वायरस का अटैक हो सकता है या और लोग भी इससे मुतासर हो सकते हैं। तो वैक्सीन के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि जिस डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसमें तेजी आनी चाहिए। मैं कल दुबई और अबू धाबी में बात कर रहा था किसी से, तो उनकी तो ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को उन्होंने लगा दी है और यही साइनोफार्म है। तो जो हमारे पास अभी अवेलेबल है हमें उसी को लगाना है और जितनी जल्दी हो, ताकि अवाम की प्रोटेक्शन करें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे खानदान में हो रही है, तो अगर बूढ़े लोगों को होगी खानदान में रहते हुए तो जाहिर बात है वो ज्यादा वनरेबल है, उनको ज्यादा हो सकता है। और फिर से देखें, इसका जो एक ही जो मैं फलसफा बयान कर सकता हूं कि इसमें जो एंड है वो मौत ही है।
तो हम बेसिकली लड़ते किससे हैं? हम मरीज की कि इसको कुछ ना हो जाए, खतरनाक ना हो जाए, ये वेंटिलेटर पे ना चला जाए और जो है मौत ना वाक़ हो। जो बाकी बीमारियां जो होती हैं वो चलती रहती हैं, सालों चलती रहती हैं, चाहे वो दिल की हैं, चाहे वो फेफड़ों की हैं, चाहे जिगर की, लेकिन इसका एंड जो है वो अच्छा नहीं है। तो हमारे पास जो चीज अभी अवेलेबल है, हमें उसको गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि इसकी फास्ट वैक्सीनेशन करें और हर जगह अवेलेबिलिटी करें, जितनी जल्दी करें। और ये फास्ट तो वैक्सीनेशन का जो ये लफ्ज है, ये शायद सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, इसको पेसअप किया जाए। हमने अभी सुना है कि एक जो मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, एक ऐसा इस तरह के कायम हो रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग एक दिन में वहां वैक्सीनेट हो सकें। इस्लामाबाद में सुना है कि इस वक्त कायम भी हो रहा है, तो कुछ फैसले भी इस हवाले से अभी तो 11 सेंटर्स इन्होंने खोल दिए और तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिस तरह कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जिस तरह कुछ जगह होती है जहां बड़े हॉल्स होते हैं, आप वो कर सकते हैं और तेजी से, तो उसमें कोई मसला नहीं है इतना वैक्सीनेशन मिसमैनेजमेंट। कैसे भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की बात अब हो रही है, तो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बताएं कि ये $150 मिलियन जो हमने मुख्तस किए थे, वो खर्च क्यों नहीं हुआ? इतना स्लो पेस क्यों रहा है इसका खरीदारी का? देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई सरकारी खरीदारी का मामला आता है तो हमारे अफसरान, ब्यूरोक्रेसी डरती है, क्योंकि माजी में देखा गया है कि किसी किस्म के भी इस फैसले में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां बावजह या बेवजह इन्वॉल्व हो जाती हैं और एक लातमाई सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके लिए उनके पास अपने काम करने का वक्त नहीं लेता, लेकिन वो जो उनके लिए सरकारी काम करना ज़रूरी होता है वो नहीं करते, वो सिर्फ रिपोर्टें बना के और उसका जवाब और सवाल करते हैं। इसलिए जहाँ तक मेरे नॉलेज है और कुछ दोस्तों ने जो बैठे हुए हैं कुछ ओहदों पे, उन्होंने बताया, नाम ना बताने की शर्त पे, कि हम डर रहे हैं कि अगर हम ये पैसा खर्च करके हम ख़रीदते हैं तो कल हमें सवाल हो सकता है कि आपने फ़लानी वैक्सीन क्यों ख़रीदी और इतने की क्यों ख़रीदी। कि प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में ये है कि इस चीज़ की जो कोरोना वैक्सीन है, इसकी कीमत का तयन नहीं हुआ अब तक, कहीं भी कीमत का तयन नहीं हुआ। ये सरकार, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट और ये वैक्सीन बनाने वाले इदारे के दरमियान एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कीमत का तयन करते हैं और बल्क परचेज करते हैं। कोई बाज़ार के लिए, आम लोगों के लिए कहीं भी वैक्सीन ख़रीदी नहीं गई ताकि कीमत का तयन हो। और यही मसला पाकिस्तान में देखा गया है कि कुछ प्राइवेट पार्टियां वैक्सीन लाना चाह रही थी पाकिस्तान में, रशिया से, चाइना से और यूके की वैक्सीन वो प्राइवेट पार्टियां लानी चाह रही थी कि जिनको सरकार किसी वजह से वैक्सीनेट नहीं कर पाती। आप जिस रेफरेंस प्राइस की बात कर रहे हैं कैसे, तो अब आज जो साइनोफार्म अगर हम 500 मिलियन खरीद रहे हैं तो उसकी कोई प्राइस तो होगी ना। देखिए, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ में से 11 करोड़ वो लोग हैं जिनको अभी इमीडिएटली वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवान पॉपुलेशन 50% नौजवान पॉपुलेशन है। शायद उनके अंदर नेचुरली इम्यूनिटी हो और उनमें वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन 11 करोड़ आबादी तो हमारी ऐसी है ना जिनको इमीडिएटली। और हमने देखा कि पाकिस्तान में टेस्ट लोग नहीं करा रहे थे क्योंकि वो एक्सपेंसिव टेस्ट है 8,000 का। आप ये देखें कि 22 करोड़ में से सिर्फ 9.5 मिलियन टेस्ट हुए हैं। 9.5 मिलियन टेस्ट में से 6 लाख लोग ऐसे निकले हैं जो पॉजिटिव करार दिए गए हैं, जिनका पॉजिटिव PCR पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और वो उनमें से कुछ लोग अस्पतालों में गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा डायलेमा हो रहा है कि हमने समझा कि हम बुजुर्गों को वैक्सीनेट करें, और बुजुर्ग पूरे पाकिस्तान में हैं, सिर्फ कराची और लाहौर में नहीं है। इस वक्त जितने भी बड़े बड़े शादी हाल हैं, हमारी खुशकिस्मती इस मुल्क की यह है कि पाकिस्तान में छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे शहर में मस्जिदें और शादी हाल हैं, वहाँ ये सेंटर बनाने चाहिए और ताकि ये स्प्रेड आउट हो जाए और लोगों का एक जगह बढ़ना है। कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद हम वापस आते हैं तो शाहिद सिद्दीकी साहब से भी बात करते हैं, कैसर वही साहब से भी बात करते हैं सिलसिले में। ये जो $150 मिलियन की अमाउंट रखी गई वैक्सीनेशन खरीदने के लिए, वैक्सीन खरीदने के लिए, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अभी बता रहे हैं हमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन के लोग डर रहे हैं खरीदते हुए कि उनको नैप पकड़ लेगा प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी पर। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात, तीसरी लहर के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आपने खुद इस पर सुना किस तरह अस्पताल भर रहे हैं, तो सख्ती से ज़रूरत है SOP से अमल दरामद की। इंडिविजुअली हमें भी, सरकार को भी, रियासती सतह के ऊपर मिनिस्टर्स को, सबको कि वो मास्क पहने, इस पर फासला रखें ताकि ये मैसेज सही तरह कन्वे हो सके। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अभी आपने सुना कि ये 150 मिलियन
ये $150 मिलियन आखिरकार खर्च क्यों नहीं हो रहा? ये अभी बता रहे हैं कैसर वही साहब के इसलिए खर्च नहीं हो रहा कि लोग डर रहे हैं नैब से, सेक्रेटरीज वगैरह के अगर दस्तखत कर दें किसी प्रोक्योरमेंट पर तो फिर आगे उनके लिए मसला हो जाए, कोई रेफरेंस प्राइस नहीं, कोई नहीं, करप्शन स्कैंडल बन जाए या रेफरेंस बन जाए उनके खिलाफ। शायद सिद्दीकी साहब देखिए, मसला जो है प्रायोरिटीज का है और पॉलिटिकल विल का है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त जिन झगड़ों में, सियासी झगड़ों में जो है सारा वक्त दे रहे हैं, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है कि कैबिनेट में एक फैसला हो जाए कि ऐसी कमेटी बना दी जाए जो 24 घंटे में अप्रूवल भेज सके, तो हर चीज़ का हल मुमकिन है। लेकिन जहाँ पर हुकूमत ने कानून को तोड़ के फैसला करना होता है, जहाँ कई 100 अरब रुपए इन्वॉल्व होते हैं, उस वक्त ये आधे घंटे भी नहीं सोचते। अभी इतनी मामूली रकम है, आपने बजट में 2 वर्षों में 2400 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस दे दी ताकतवर तबकों को। आप तामीराती सेक्टर में आप एनआरओ ले आए और ये कहा जी काला धन लगाएं, वहाँ पर कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, कई 100 अरब का काला धन वहाँ पर लग गया। सवाल यह कि क्या ये तरजीह में हुकूमत की शामिल है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं है। मैं इस तरीके से देख रहा था कि अभी स्टेट बैंक ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A को वायलेट करके वफाकी हुकूमत से मिलकर 2 करोड़ खातेदारों को 600 अरब रुपया का नुकसान दिखाया। इसी तरीके से आपको याद होगा कि टैक्स एमनेस्टी जो आई थी उसमें कानून बन गया था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे और जिनकी तफसीलात हमारे पास हैं, हम उनसे उसको रिकवर करेंगे पैसे को, और तफसीलात हुकूमत के पास थी। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मैंने कैलकुलेशंस करके दी कि जनाब आपके पास ये तफसीलात हैं प्रॉपर्टीज़ की जो चोरी के पैसे से बनाई गई हैं, डिफेंस सेविंग के हैं, तो आपको उनको नोटिस दे के क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते। 900 अरब रुपया हुकूमत को मिल सकता था, 900 बिलियन चंद हफ्तों में। कानून मौजूद था, इश्तहारात मौजूद थे FBR के। तो ये $150 मिलियन तो कुछ नहीं है साहब, आपको बता दूं इसे जी, ये $150 मिलियन तो इस मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो अरबों रुपए जी इस पर 2 अरब रुपए हैं। मैं तो आपको 900 अरब का बता रहा हूं कि PTI के एक सीनियर सेनेटर ने टीवी पे मेरे प्रोग्राम में कहा, जब मैंने उनसे बहस की कि ये आप कानून है, आप ले क्यों नहीं लेते। आप डिफेंस सेविंग में एक आदमी ने 10 करोड़ लगाया है, उसने डिक्लेयर नहीं किया, आप उस पर काट ले टैक्स। तो पहले तो बहस की, फिर उन्होंने ये जवाब दिया रिकॉर्ड पर कि हम क्या करें, हमारे ऊपर ताकतवर तबकों का दबाव है। मसला क्या है मैं आपको बताऊं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो लोग इख्तिदार में हैं या जिनके पास खजाने की कुंजी है, जो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, वो वबा के मुतासरीन के ऊपर खर्च नहीं कर रहे बल्कि अपने मुफाद में कर रहे हैं। ये मौजूद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उससे पहले उन्होंने कहा जी सियासत में पैसा चल रहा है और जो पैसों का इस्तेमाल है वो ताकतवर तबकों के दबाव पर, उनकी मर्जी पर हो रहा है। तो अगर अशराफी के साथ गठजोड़ हो चुका है, हुकूमत का, रियासती इदारों का, स्टेट बैंक का, FBR का, इन सब का गठजोड़ हो चुका है कि ताकतवर तबकों को नवाजना है ताकि उनकी मदद से इक़्तिदार में रहा जा सके और आवाम को और मईशत को कुचलना है। पाकिस्तान ना कोई गरीब मुल्क है, ना कोई कमज़ोर मुल्क है। ये 2 अरब रुपया क्या चीज़ होती है। जब आप 2400 अरब की तो आप टैक्सों में एग्जेम्पशन दे देते हैं। तो जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, ये तमाम हकाइक नहीं बताएंगे और हुकूमत पर दबाव नहीं डाला जाएगा, तो मुझे खदशा यही है कि अवामी मुफादात में इसकी अहमियत ही नहीं है कि कितनी जानें चली जाएंगी। इंसानी जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं होती। हुकूमत उसमें अगर इतना छोटा सा फैसला नहीं कर सकती कि जनाब ये इसको किस तरीके से अप्रूवल दे के एक्सपेंडिचर करना है, पॉलिटिकल विल नहीं है, अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आवाम को एजुकेट करें इन प्रोग्राम के जरिए, ताकि वो कम से कम लोगों की जानें तो बचाएं। आप तो कम से कम कुछ ना करें। यही मकसद है। कैसा वही साहब आप बताएं, क्योंकि ये तो बड़ा संगीन मामला है, ये प्रायोरिटीज का मसला है। आप बतौर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के आप लोगों का आप क्या समझते हैं, ये प्रायोरिटीज का मसला है, ये खौफ है, क्या है ये इस पर? देखें, मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ा जो डायलेमा इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है एज ए इंडस्ट्री, जो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करना चाह रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट हो गया है कि वो महंगी बेचेंगे ये वैक्सीन, या सस्ती बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। इसीलिए उनके मुआहदे हो चुके हैं, वो लाना चाह रहे हैं, लेकिन इस डायलेमे में फंसे हुए अगर हम आए तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब एक वैक्सीन है स्पुतनिक रशिया से जिसने आना है, प्रॉब्लम ये हो गया कि वो 7 मुख्तलिफ रशिया में 7 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ बन रही है। अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी ने उस वैक्सीन को इंपोर्ट करना था, उन्होंने एक प्लांट के कागजात जमा कराए, बाकी 6 के नहीं जमा कराए, जिसकी वजह से उनको जब उन्होंने इंपोर्ट करने का वक्त आया
तो उनको कहा गया कि भाई आपने तो ये जो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने अहम तरीन सवालात उठाए। डॉक्टर से बात की जो बता रहे थे किस तरह अस्पताल भर रहे हैं, किस तरह से ये वायरस तीसरी लहर नंबर्स के लिहाज से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। नंबर ज़्यादा हैं, शिद्दत के बारे में भी इस वक्त जो है बहुत से इस वक्त आपने राय सुनी किस तरह से इसकी शिद्दत भी जो है ख़तरनाक हो रही है, और बहुत से इस वक्त मरीज़ों की इस वक्त जो है वो इस वक्त जान खतरे में जो मौजूद है, उन सबके लिए दुआ। लेकिन साथ साथ ये आप लोगों के लिए मैसेज किया आपको SOP से अमल करना है, और रियासत के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, कि उसको कम्युनिकेट अच्छी तरह करना है कि मास्क पहने और इस वक्त फासला रखें। और ये मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन या गवर्नमेंट हमें इस वक्त ये सब करते हुए नजर आने चाहिए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।